दोस्तों आज के समय मनोज कॉमिक्स की नकाब पोस्टर ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। शहर के बीच बने टावर की घड़ी रात के 2 बज आ रही थी। पूरा शहर गहरी नींद में आनंद में डूबा था। ऐसे में शहर के एक पोस्ट कॉलोनी में सड़क पर एक रहस्यमय छाया चलती नजर आई। उसकी मंजिल एक विशाल कोठी थी जिसके बाहर बंदूकधारी संतरी पहरा दे रहा था। काली छाया बाउंड्री वॉल के कोने में पहुंचकर संतरी को देखने लगी। फिर उसने नीचे एक पत्थर उठाया और दाहिनी ओर उछाल दिया और पहरे पर तैनात संतरी के कानों में पत्थर टकराई आवाज़ कौन है, और अगले ही पल वह तेजी से आवाज़ की तरफ भागा। बाउंड्री वॉल के कोने में पहुंचकर ए कौन है इधर, और फिर उत्तर न मिला। संतरी वापस अपनी जगह पर जाने को घूमा तो संतरी बेहोश होकर गिर पड़ा। संतरी के निमटने के बाद नकाबपोश ने थैले की रस्सी निकाली और हुक दीवार पर फंसाया और फिर उसने सीढ़ी पर चढ़कर एक छोटे से यंत्र से ऊपर की तारों को चेक किया। इसमें बिजली का करंट है। और जब जेब से एक रबड़ चढ़ी हुई प्लास निकाला और अति सावधानीपूर्वक तारों को काटने लगा। तार काटने के पश्चात दीवार की दूसरी तरफ कूदा। कुछ पलों बाद वह फूल की क्यारी में दुबका इधर उधर का निरीक्षण करने लगा। अंदर भी पहरेदार की आवाज़ होगी और तभी कानों में विचित्र आवाज़ टकराई। यह आवाज़ कैसी है? अगले ही पल ओह, यह डाबरमैन कुत्ते दौड़कर आवाज़ की दिशा में आए। बिना भौंके हमला करता है। मुझे इसकी खतरे से सावधान रहना होगा। नकाबपोश अनुमान सच था, क्योंकि अगले ही पल बड़े आकार का कुत्ता उस पर कूदा और नकाबपोश ने कुत्ते को अपने हाथों से रोक लिया और कुत्ता की गर्दन भयंकर जबड़ा लेने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन नकाबपोश ने बला की फुर्ती से कुत्ते का मुंह में हाथ अपना दस्ताने फंसा दिया और अगले पल गुर्र गुर्र और गुर्र 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 और लगातार 2-3 वारों के बाद भयानक कुत्ता समाप्त हो गया। मर गया साला। अगर मैं सावधान ना होता तो मेरी गर्दन चबा डालता। और कुछ देर बाद उस खिड़की पर चढ़ा और नकाबपोश भीतर कूदा। उसने अपना को संयत करने लगा और फिर आगे बढ़कर तुम आराम से सोते रहो, मुझे अपना काम निपटा कर जाऊंगा। नकाबपोश ने निश्चित होकर तिजोरी के निकट पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। और अगले दिन अखबार में चोरी की खबर थी। रक्षा मंत्री की घर चोरी। चालाक चोर ने तिजोरी तोड़ने के गहने उड़ा लिए और पहरेदार को घायल कर दिया। प्रहरी कुत्ते को मार डाला। और घटना के 3 दिन पश्चात प्राइवेट डिटेक्टिव विनोद रक्षा मंत्री के सामने प्राइवेट रूम में था। मिस्टर विनोद, क्या तुम आपका अनुमान लगा सकते हो हमें क्यों बुलाया है? केवल इतना, शायद आप मुझे किसी चोर की तलाश करवाना चाहते हैं। परफेक्टली राइट। मंत्री थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, आप इस सोचकर जरूर हैरान होंगे कि मैंने आपको क्यों बुलाया है, जबकि मैं सरकारी जासूसों को भी मदद ले सकता था। नहीं, मैं हैरान हूँ सर, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि ज़रूर ऐसी बात है जिसे आप सरकारी जासूसों को शामिल नहीं करना चाहते। आप बिल्कुल ठीक समझे मिस्टर विनोद। मैंने आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं यहाँ हुई चोरी की खबर आपको अखबारों में पढ़ चुकी हैं।
मगर मैं कहूँ वह खबर गलत है, वह खबर आधी गलत है। चोरी ज़रूर हुई है मिस्टर विनोद, मगर गहने नहीं। तो फिर जो चीज़ चोरी हुई उसमें एक ऑडियो कैसेट है और कुछ दस्तावेज हैं, एक नक्शा है, जिससे कि जिसने भी चोरी किया है हमारे देश का दुश्मन है। उस दुश्मन को अपने साथ तलाश करना चाहता हूँ और इन चीज़ों की चोरी की सूचना मुझे जानबूझकर अखबारों में नहीं दी। मगर क्यों? इसलिए कि वह चोर ऐसा नहीं चाहता, इसलिए कि वो चोर ऐसा नहीं चाहता। चोर, आप चोर को जानते हैं? यस विनोद, चोर को जानता हूँ, क्योंकि वह स्वयं मुझसे मिलने आया था। मैं समझा नहीं सर। बात यह है मिस्टर विनोद, वह चोर उन चीज़ों के बदले हमारी सरकार को ब्लैकमेल करना चाहता है। हाँ, लेकिन वह रुपये नहीं चाहता। वह चाहता है कि हमारी पार्टी आने पर इलेक्शन में उसके कुछ साथी MP बनवा दिए जाए। वह बहुत चालाक है विनोद। वह सारा सामान किसी ऐसी जगह छपा दिया है जहां उसे ढूंढना संभव नहीं है। उसने ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे उसे गिरफ्तार होते ही अथवा मेरे मारे जाते ही चीज़ें शत्रु राज्य के एजेंटों तक पहुंच जाएगी। IC जी हाँ, और इसलिए हम सरकारी जासूस की मदद नहीं ले सकते, क्योंकि उसने धमकी दी है सरकार के जासूस हरकत में आए तो वह चीज़ों को देश से बाहर पहुंचा देगा। वह चोर है या ब्लैकमेलर कौन है सर? उसका नाम जगमोहन है और मोनी है। मोनी आपका मतलब दिल्ली के मशहूर बदमाश, उसका भला राजनीति से क्या संबंध? किन लोगों को PM MP बनवाना चाहता है? और फिलहाल हम इस बारे में नहीं सोच रहे। फिर हम पहले तो हम यह सामान वापस चाहते हैं, उससे चुरा लिया। आप प्राइवेट जासूस हैं, आप इस केस पर काम करोगे तो मानो संदेह भी नहीं होगा और उसे विरुद्ध कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। यह केस पर काम करने के लिए तैयार हूँ सर। थैंक यू मिस्टर विनोद, आपको काम का पूरा मेहनताना मिलेगा। आप सफलता रहे तो देश को आपको उपहार भी मिलेगा। और विनोद उसी दिन जगमोहन उर्फ मोनी की तलाश में लग गया। सबसे पहले उसे नाइट क्लब गया जहां अक्सर देखा जाता है। मोनी अभी तक नहीं आया और लेकिन 3 बजे की भागदौड़ तक जगमोहन मोनी का पता चला और वह दिन मंत्री जी को फ़ोन करके चला गया। सर, पोर्टेरियल चला गया है, मैं उसके पीछे पोर्ट ब्लेयर जाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक बहाना चाहिए। कैसा बहाना मिस्टर विनोद? मैं चाहता हूँ कि कोई धनवान व्यक्ति की पत्नी के गहने चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराए और फिर मुझे बाकायदा केस सुपुर्द कर दो और दूसरा आदमी गहने लेकर पोर्ट ब्लेयर चला जाए वो, तो उसका पीछा करता हुआ पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाऊं और इस तरह मोनी को संदेह नहीं होगा कि मैं उसके पीछे गया हूं। बहुत अच्छी तरकीब है, मैं सारा सब प्रबंध करता हूं। आपकी अक्लमंदी देखकर मुझे विश्वास हो गया कि आप सफल होंगे। और 3 दिन बाद विनोद भी पोर्ट ब्लेयर में पहुंच गया था और 2 दिन पोर्ट ब्लेयर में रहने के बाद उसके नकली चोर के गहने प्राप्त कर लिए, लेकिन चोर भागने में सफल हो गया। इस बीच उसने जगमोहन की तलाश कर लिया था और वह होटल पैरासाइट में मिस्टर जगत के नाम से ठहरा हुआ था।
और विनोद ने उसी होटल में पैरासाइट में जगमोहन उर्फ मोनी मिस्टर जगत से मिलने पहुंचा। 10 नंबर के कमरे में ठहरे। मिस्टर जगत, क्या इस समय आपने कमरे में हैं? और काउंटर क्लर्क ने बोर्ड में देखा। जी हाँ। और कुछ पल बाद 10 नंबर कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक दी। खट 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 खट। कई बार दस्तक देने पर भी उत्तर नहीं मिला तो देव से चाबियां का गुच्छा निकाला और थोड़ी सी कोशिश के बाद ताला खोलने में सफल हो गया। दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ। अंदर आकर विनोद पुकारा, मिस्टर जगत। और बाद इस बार भी कोई जवाब न मिला तो विनोद ने खतरे का एहसास हुआ और उसने पिस्तौल निकाल ली। दूसरे दरवाज़ा खोला। वह दरवाज़ा खोलने पर विनोद के मुख से घुटा सा सवर निकल गया। ओ माय गॉड। और अपना आश्चर्य काबू पाता हुआ विनोद ने बढ़कर लाश को घूरा। यह मोनी है। यह मर चुका है। इसके लगभग 4-5 घंटे हो चुके हैं। और फिर मोनी की लाश को उसी हालत में छोड़कर विनोद कमरे की तलाशी लेने लगा। पूरे कमरे की तलाशी के बाद कोई काम की चीज़ नहीं मिली। अंत में वह अलमारी में टंगी मोनी के कपड़ों की तलाशी लेने लगा। इस तलाशी में कोट की जेब से एक कार्ड मिला। ओह, यह तो होटल कविन की रिजर्वेशन कार्ड है। किसी मिस्टर एंड राम सिंह के नाम है, यानी उसने कल की तारीख में वहाँ कमरा बुक कराया है। विनोद ने कार्ड अपनी जेब में रख लिया और सोचा, इस कमरे में रुकना खतरनाक है। कोई व्यक्ति मोनी की कोई राज से अवश्य परिचित था कि उसे कब्जे में क्या चीज़ है, इसलिए वह मोनी की हत्या कर दी। वह सामान अपने साथ ले गया। इसके बाद विनोद चुपचाप उस कमरे से बाहर निकला और अगले दिन होते ही विनोद होटल क्वीन में पहुंचा। आपके यहाँ राम सिंह के लिए एक कमरा रिजर्व है। यस सर, आप ही मिस्टर राम सिंह हैं? हाँ। विनोद ने 100 के 5 नोट के सामने रखते हुए बोला, कमरा आप मुझे दे दें, मगर मिस्टर राम सिंह आ गए तो वह कमरा खाली कर दूंगा। लेकिन सर, विनोद ने नोट की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन छोड़ो, यह 500 रुपये हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलने। ओके। और राम सिंह के कमरे में आने के बाद विनोद ने सोफे पर बैठ गया और समय से कहा, मुझे विश्वास है यहाँ मिस्टर राम सिंह कभी नहीं आएगा, क्योंकि मोनी ने राम सिंह नाम के उस शख्स के लिए रिजर्व कराया था। वह इस कमरे में किसी से मिलना चाहता था होगा, जिससे यहाँ आने के लिए मैंने 500 रुपये खर्च किए हैं। और कुछ समय बीतने के बाद विनोद नहाने के लिए होटल के स्विमिंग पूल पर आ गया। पूल के किनारे वह रंगीन छतरी के नीचे लेटा था कि हेलो। विनोद जल्दी उठकर बैठा और घूर कर हेलो करने वाले को देखा। क्या आपने मुझे कुछ कहा? लड़की बेतुकी होकर उसके निकट बैठ के बोली, यस मिस्टर विनोद राणा, आप मुझे नहीं जानते। आप मुझे जानती हैं? जी हाँ, मैं जानती हूँ। आप देश के मशहूर प्राइवेट जासूस हैं। मेरा नाम रीना है मिस्टर विनोद, और मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे मेरे पति से बचा सकते हैं। उसे छोड़ना चाहती हूँ। पति क्या शादीशुदा है? जी हाँ, केवल 15 दिन मेरी शादी हुई है और मैं हनीमून पर हूँ। 15 दिन में आप अपने पति से घबरा गई। क्या आपको रोस्ट खाना चाहता है? मजाक न कीजिए विनोद, मैं अपने पति से सचमुच भयभीत हूँ, वह और उसके दोस्त। कहते हुए रुक कर भयभीत नज़रों से विनोद को पीछे देखने लगी। विनोद पलट कर देखा और वह व्यक्ति निकट आया और रीना से बोली, हेलो माइकल, इनसे मिली, यह है मिस्टर विनोद। विनोद ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे बढ़े हुए हाथ की उपेक्षा करी और दोनों
हाथ कुल्लों पर रखते हुए कहा, तो तुम हो विनोद, 2 पैसे के जासूस, घटिया अखबारों के लिए काम छपा कर तुम स्वयं को बड़ा तीसमार्का समझते हो। विनोद, क्रोध तो बहुत आया मगर वह शांत रहा। मेरा नाम विनोद है और मैं सिर्फ इंसान हूँ। यह बात है तो मैं तुम हाथ जरूर मिलाऊंगा। और फिर विनोद ने उससे हाथ में ले लिया। हेलो। लेकिन अगले ही क्षण विनोद को एहसास हो गया कि माइकल के इरादे अच्छे नहीं हैं। वह पूरी शक्ति से विनोद का हाथ दबा दिया और विनोद के हाथ की हड्डियां चटखटाने लगी। मिस्टर, क्या मेरा हाथ तोड़ने का इरादा है? हाँ जासूस। और विनोद समझ गया कि अगर जल्दी ही अपना बचाव में कुछ न किया तो पागल व्यक्ति उसके हाथ तोड़ देगा। अतः विनोद ने पैर को जोरदार झटका दिया और चोट लगते ही विनोद का हाथ उसे छोड़ दिया। लेकिन विनोद ने उसे संभलने का अवसर नहीं दिया। एक घूसा भी जबड़े पर मारा, मगर वह व्यक्ति फुर्ती से विनोद पर आक्रमण करना चाहा। ओह बास्टर्डियो! लेकिन इस बार विनोद ने किक स्विमिंग पूल में लुढ़का दिया और माइकल के शरीर पूरा पारदर्शी पानी में गोता खाकर सतह पर आकर विनोद को गाली बकने लगा। यू बास्टर्ड! विनोद हंस कर बोला, महिलाओं के सामने गालियां नहीं बकते गधे। अपना मुंह बंद रख वरना पानी में आकर जीभ बीत दूंगा। माइकल पानी से बाहर निकला और विनोद को खूनी नज़रों से घूरा और उस गार्डन अम्ब्रेला की तरफ बढ़ गया जहां गुंडा जैसी सूरत में 2 व्यक्ति नहाने के बाद बैठे थे। और जैसे ही माइकल उनके निकट पहुंचा, वे गुंडे दिखाई देने वाले व्यक्ति वहां आ गए और माइकल ने उन गुंडों से कुछ कहा और वह पलटकर विनोद की तरफ देखने लगे और एक गुंडा विनोद को पहचान लिया। ओह, यह तो लाला गाउन वाला है जो टाइगर है। बम्बई में खबरें, बड़े बदमाश और हत्यारे, अबेताज बादशाह। फिर वह रीना से पूछा, इतना बुरा वह खुद है या बुरे दोस्तों दवाई दिए वह गधा था? कौन? रीना, मेरा पति। विनोद की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आपका पति? क्या नाम है आपके पति का? माइकल दी लायन। विनोद ने आश्चर्य से दूसरा झटका लगा और मुख से निकला, लायन, माइकल दी लायन। आपका मतलब मद्रास का मशहूर गुंडा? जी हाँ। जी, इसका मतलब आप उसे परिचित हैं? मैंने उसके बारे में केवल सुना है। बहुत बड़ा बदमाश है, अनगिनत हत्याएं कर चुका है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। आपने बिल्कुल ठीक सुना है मिस्टर विनोद। विनोद सोच में डूबा। मद्रास का माइकल लायन, मुंबई का टाइगर, दिल्ली की मोनी, ये एक दूसरे यहाँ पार्टवियलिज्म में एकत्रित हुए हैं। यह मात्र संयोग है या सब मिलकर कोई खतरनाक प्रयत्न रच रहे हैं? कहीं मोनी की हत्या के संबंध में तो लोग नहीं आए। फिर विनोद ने क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं, आपका पति सचमुच खतरनाक है। तो आप मेरी मदद करेंगे ना? विनोद कोई उत्तर देने वाला था कि उसमें देखा टाइगर बदमाशों की टोली से निकलकर उसकी तरफ आ रहा है। वह विनोद का परिचित था। यह टाइगर इधर क्यों आ रहा है पता नहीं। और निकट आकर टाइगर ने गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर विनोद, यहाँ क्या कर रहे हो? तहरीफ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं माइकल दी लायन? आप और आपके लिए यह खतरनाक साथी? हम लोग यहाँ सैर सपाटे के लिए आए हैं। मेरा एक दोस्ताना मशवरा है, मानो मिस्टर विनोद, अभी इन लोगों के रास्ते में आने की कोशिश न करना। मशवरे के लिए धन्यवाद मिस्टर टाइगर, लेकिन मुझे हैरत है कि विभिन्न शहरों के मशहूर बदमाश एक साथ तहरीफ करने क्यों आए हैं? आप इस बारे में न सोचो, अच्छा होगा। मैं आपको चेतावनी दी है, उससे आगे आपकी इच्छा। मैं अपनी चेतावनी याद रखूँगा मिस्टर टाइगर।
इसके बाद टाइगर वापस अपने साथियों के पास चला गया। विनोद ने रीना से कहा, ऑल राइट रीना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम मेरी मदद करनी होगी। मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मैं जानना चाहता हूँ यह लोग बदमाश यहाँ क्या कर रहे हैं। तुम यह राज आसानी से अपने पति से मालूम कर सकती हो। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं वादा करती हूँ यह काम कर दूंगी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। अब तुम ऐसा करो, मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारो और क्रोध से पैर पटकती हुई अपने पति के पास चली जाओ। रीना ने आश्चर्य से कहा, और लेकिन इसलिए कि तुम्हारे पति को शक न हो कि हमारे बीच दोस्ती हो गई है। जाकर उससे कहना कि तुमने शरीफ आदमी समझ दी थी, वह गुंडा निकली। मैं आपकी बात समझ गई थी। और फिर रीना ने क्रोध में लाकर एक ज़बरदस्त अभिनय का परिचय देते हुए विनोद के मुंह में थप्पड़ मारा, तड़ाक। और विनोद ने थप्पड़ लगते ही दूर खड़े जो हा 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 हा। और विनोद सिर झुकाए होटल की इमारत की ओर चल दिया। और अपने कमरे में आकर जैसे ही विनोद ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, एक लंबा बेरा भीतर प्रविष्ट हुआ। यह बेरा तो नहीं लगता। विनोद का अनुमान ठीक निकला। बेरे ने आत्म भरिया देश में कहा, मोनी 15 मिनट में तैयार होकर आओ, मैं तुम्हें लेने आऊँगा और मेरे साथ चलना। माय गॉड, यह तो मुझे मोनी समझ रहा है। इसका मतलब मेरा अनुमान ठीक निकला। लगता है असली चक्कर शुरू हो चुका है। यह व्यक्ति मुझे मोनी समझकर कहीं ले जाना चाहता है। और फिर एक निर्णय करने के बाद विनोद ने अलमारी से कपड़े निकाले और लगा तभी एक सुंदरी भीतर प्रविष्ट किया। मिस्टर मोनी। विनोद लड़की को देखा, सोच में पड़ गया। लड़की ने कह रही थी, मुझे डायरेक्टर सकाल ने भेजा है मिस्टर मोनी। यह भी मोनी समझने लगी रही है। डॉक्टर सकाल? हाँ। विनोद को यह नाम कुछ परिचित सा लगा, इसलिए वह याद न कर सका कि यह नाम कहाँ सुना है। फिर वह समला बोला, ओह सकाल, लेकिन आपका नाम सोनिया है। कहकर वह लड़की की ओर बढ़ा और बगल में दबा हुआ बॉक्स फिसल कर नीचे गिरा। ओह मेरा बॉक्स। और विनोद ने बॉक्स उठाकर उसे दिया। ले लीजिए, थैंक यू। मनी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं। मूर्ख, तुम मूर्ख हो। डॉक्टर सकाल इंतजार करना पसंद नहीं करते। डॉक्टर सकाल? हाँ जल्दी करो, तुम्हारे तैयार होने को केवल 2 मिनट है। और 2 मिनट में सोनिया को वहाँ देखकर कुछ कहा ना चाहा, लेकिन अगले ही पल बोल पड़ा, तुम जाओ मोनी, यह तुम्हें फिर मिलने आऊँगी। और फिर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सोनिया दरवाजे की तरफ बाहर निकल गई। चलो जल्दी करो, मैं चलता हूँ भाई। और विनोद जल्दी ही कपड़े बदले और जूते के फीते बांधने लगा। तभी बेरे ने उसकी हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मुझे फीते बांधने दो। मगर बेरा लगभग चीखते हुए कमरे से, यह क्या बदतमीजी है, सेटअप। और होटल के बाहर आकर बेरा समुद्र के तट पर ले आया। तट पर एक मोटर बोट खड़ी थी और बेरा ने उसे आदेश दिया, बैठो। मगर मुझे कहाँ ले जा रही हो? अचानक बेरे ने जेब से पिस्तौल निकाल ली और विनोद को तानते हुए बोला, मूर्खतापूर्ण प्रश्न करोगे तो समय नष्ट मत करो, बोट में बैठो। और दोनों बोट में बैठकर समुद्र में जा रहे थे। बेरा बोट चला रहा था। यह बेरा मुझे कभी खतरनाक लगा। मुझे कहाँ ले जा रहा है? मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है। और तट से काफ़ी दूर बाद समुद्र में एक स्टीमर लंगर डाले दिखाई दिया। हम उस स्टीमर
क्या हम उस स्टीमर पर जा रहे हैं? उसकी बोट स्टीमर के लटके हुए रस्से के निकट सीढ़ी पर रुकी और दो आदमी पिस्तौल लिए खड़े थे। तुम्हें बहुत देर लगा दी, इस मूर्ख के कारण देर हुई है। और फिर बेरा विनोद को लिए स्टीमर में एक बने हालनुमा कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस कमरे में का दृश्य देखकर विनोद आश्चर्यचकित का झटका लगा और अध्यक्ष के स्थान पर डॉक्टर सकल बैठा था। विनोद की आंखें आश्चर्य से फटी थी, मगर मस्तिष्क कह रहा था, ओ माय गॉड, यह हमारे व्यक्ति, देश के गुंडों, हत्यारे, स्मगलरों, यह डॉक्टर सकल, इसे भी मैंने पहचान लिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। और कमरे में उपस्थित हर एक इस समय विनोद को घूर रहा था। क्या बात है, मैं जीत कर क्या मैं यहाँ जी कर बचकर जा सकूँगा? तभी वहाँ सवर गूंजा, तुम मोनी नहीं हो, बताओ तुम कौन है? मर गई। सुनकर विनोद चौंका, फिर स्वयं संभला और क्रोध का भी न करते हुए बोला, मोनी? कौन मोनी? क्या मैं पूछ सकता हूँ? व्यक्ति जबरदस्ती मुझे यहाँ क्यों लेके आया है? इसलिए मुझे जूते के फीते भी नहीं बांधने दिए। और कुछ क्षण खामोशी छाई रही। फिर डॉक्टर सकल ने बोला, तुम पहले बताओ मिस्टर, तुम कौन हो और मोनी के कमरे में क्या कर रहे थे? फिर वही मोनी कह रही, मैं कह चुका हूँ कि मैं किसी मोनी को नहीं जानता। आज सुबह मैंने एक कमरा लिया है, लेकिन वह कमरा तो मोनी के लिए बुक था। हाँ, होटल के क्लर्क ने यही कहा था कि कमरा मोनी के लिए बुक था, लेकिन अचानक उसकी रिजर्वेशन कैंसिल हो गई थी, अतः मुझे वह कमरा दे दिया। उसकी बात सुनकर बदमाश आपस में खुसर फुसर करने लगे और सोच रहा था, यह बदमाश की कोई विशेष कॉन्फ्रेंस चल रही है और मोनी इसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आया था शायद। वह चोरी किया गया सामान डॉक्टर सकल को पहुंचाना था, इसलिए इससे पूर्व यह किसी ने उसकी हत्या कर दी। फिर विचारों में श्रृंखला टूटी। डॉक्टर सकल ने कह रहा था, मेरे साथी कह रहे थे कि तुम मुंबई के मशहूर प्राइवेट जासूस विनोद राणा हो। हाँ हूँ। जासूस होने में क्या अपराध है? मिस्टर विनोद, सच सच बताओ, तुम यहाँ पार्ट BDN में क्या करने आए हो? एक केस के सिलसिले में आया था। और मुझे विनोद ने नकली चोर की कहानी सुना कहा, मैं यहाँ तफरीह के लिए रुका हूँ। ओके मिस्टर विनोद, हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन याद रहे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पब्लिसिटी नहीं चाहती। अगर तुम जीवित रहना चाहती हो तो यह भूल जाओ कि तुम यहाँ किसी ने देखा है। भूल जाऊँगा। फिर सकल बेरे से संबंधित होते बोला, माइकल, विनोद को ले जाओ और इसे जब तक कॉन्फ्रेंस चल रही है स्टीमर पर ही रखो, बाद में वापस छोड़ डालना। मार्शल, यस सर। और बेरा, जिस नाम मार्शल था, वह विनोद को हाल के निकलकर स्टीमर की डेक पर ले आया। तो यह मार्शल है, इसका नाम भी सुनना है। यह पूरा मशहूर गुंडा है। आखिर चक्कर क्या है? सब लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं? विनोद के मस्तिष्क में लगातार सोचे जा रहा था, यह सख्त खतरे में हूँ, लेकिन इन लोगों को मोनी की लाश मिल जानी है तो फिर मेरी मुसीबत भी आ जाएगी। लेकिन इन मोनी के कमरे में इसलिए मेरी हत्या कर देंगे। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। यह लोग यही समझेंगे कि मैंने ही मोनी को हत्या की है और उसका सामान भी गायब कर दिया है। यह सोचकर विनोद इधर उधर देखा। डेक पे मार्शल के सिवा कोई नहीं था। भागने का अच्छा मौका है, मुझे तुरंत ही युक्ति लड़ानी चाहिए। और राणा ने
और विनोद राणा ने यह संदेश आपके लिए है। दोस्तों, यहाँ से भागने का प्रयास करने वाला हूँ, देखिए सफल होता हूँ या नहीं। अगर मैं भागने में सफल हो गया तो यहाँ के बदमाशों शत्रु मेरे शत्रु हो जाएंगे। नहीं, अपनी जान बचाने के होगी। मंत्री के चोरी का सामान हुआ है, खोजना होगा। यह भी जानना होगा कि सारे गुंडे पोर्ट विलियम में क्यों एकत्रित हो रही है। लेकिन यहाँ से भागने के सफल हो गया तो शेष कहानी आपके अगले अंक में कातिलों के शहर में सुनाऊंगा। अगले ही पल, एक सिगरेट पिलाओगे मिस्टर मार्शल? मार्शल की जेब से सिगरेट निकाल कर उसकी ओर बढ़ाई। विनोद ने पैकेट लेने की बजाय उसका हाथ पकड़ा और जूडो का एक दाव लगाया। उफ! हवा में दायरा सा बनाया और मार्शल के शरीर पर डेक के फर्श पर गिरा। विनोद संभलने का अवसर नहीं दिया और दिए बिना टूट पड़ा और ठोकर से मार्शल विनोद कर दिया बेहोश कर दिया। वहीं छोड़कर विनोद स्टीमर में लटकी रस्सी की तरफ भागा। अगर सीढ़ी पर पसरा हुआ तो मुश्किल हो जाएगी और भाग्य से उसका साथ दिया। सीढ़ी सचमुच पसरा नहीं था और तेजी से सीढ़ी लटकते हुए नीचे उतरने लगा और बोट में पहुंचकर इंजन स्टार्ट किया और तेजी से तट की ओर चल दिया। दोस्तों, अगली कॉमिक्स जल्दी आपके सामने पेश करूंगा। इसका भाग